लव यू ऑल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्वरण क्या होता है, त्वरण पर सवाल कैसे बनते हैं और उन सवालों को आसानी से हल कैसे करते हैं, पूरा अच्छे से हम लोग सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। सबसे पहले त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन की स्पेलिंग में ए आ रहा है, इसलिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए त्वरण को ए से निरूपित कर देते हैं। क्या है ये? सबसे पहले तो हम लोग इसकी परिभाषा समझते हैं, क्योंकि जो भी है वो परिभाषा में ही है। परिभाषा का मतलब जो समझ लेगा उसको त्वरण आसानी से समझ में आ जाएगा। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। दो चीजें सीखनी है, वेग परिवर्तन और उसका दर। जैसे ही आप दोनों का मतलब समझ जाएंगे आपको त्वरण आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक वस्तु है और वो सीधी रेखा में गति कर रही है। मान लीजिए ये वस्तु इस सीधी रेखा में, सीधा नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो मान लीजिए ये सीधा है, मन की आंखों से देखिएगा सीधा ही है। कोई वस्तु है और सीधी रेखा में गति कर रही है। जब से इस वस्तु के वेग को हमने देखना प्रारंभ किया, तो जब से देखना प्रारंभ किया उस समय को हम लोग 0 मानेंगे। अभी शुरुआत हो रहा है देखना, t बराबर 0, और इस समय जो इसका वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग कहते हैं, और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। जिधर इसकी वेग की दिशा है उसी दिशा में इसके ऊपर त्वरण लग रहा है। त्वरण का मतलब आप धक्का समझिए। अगर कोई वस्तु ऐसे जा रही है और उसके ऊपर धक्का लगाया जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा ना। हाँ, अगर इधर की तरफ जा रही है उसी दिशा में धक्का लगाया जाएगा तो उसका वेग बढ़ जाएगा, लेकिन इधर की तरफ जा रही है और धक्का इधर से लगाया जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। कुल मिला के आप त्वरण का मतलब धक्का समझिए, और इसके प्रभाव से वेग बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर वेग की दिशा में धक्का लग रहा है तो उसका वेग लगातार बढ़ेगा, और अगर वेग की विपरीत दिशा में धक्का लग रहा है तो उसका वेग लगातार घटेगा। सब सिखाएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा डिक्टो। तो जब से हमने इस वस्तु के गति को देखना प्रारंभ किया तब समय को हम लोग 0 मानते हैं, t बराबर 0। उस समय इस वस्तु का जो वेग होता है उसको हम लोग प्रारंभिक वेग कहते हैं, u से दिखाते हैं। और इसके ऊपर त्वरण लग रहा है, जिधर वेग की दिशा है उधर ही त्वरण लग रहा है। त्वरण का मतलब अभी सिखाया, धक्का समझिए, और उसी दिशा में है तो इसका वेग लगातार बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते मान लीजिए ये यहां पर आ गया, तो यहां से यहां तक आने में कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि एक ही समय पर किसी वस्तु की स्थिति 2 जगह पर हो। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ये वस्तु यहां से यहां तक आई है तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। मान लीजिए 10 सेकेंड लगा हो, 20 सेकेंड लगा हो, 30 सेकेंड लगा हो, कितना हो लग सकता है। हम लोग समय टाइम t मान रहे हैं, टाइम t, समय हम लोग t मान रहे हैं, t सेकेंड मान रहे हैं। t सेकेंड बाद ये वस्तु यहां पर आ गई। t समय बाद जो इसका वेग होगा उसके वेग को हम लोग v से दिखाएंगे। त्वरण इस पर लग रहा था, लगातार इस वस्तु को धक्का दे रहा था, इस वस्तु का लगातार वेग बढ़ रहा था। आप खुद सोचिए, u ज्यादा होगा कि v ज्यादा होगा? यस, v ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगातार त्वरण काम कर रहा है और वेग की दिशा में काम कर रहा है, लगातार इसके वेग को बढ़ाता जाएगा, u की तुलना में भी ज्यादा होगा। यहां से यहां तक आने में समय t सेकेंड हम लोग मान लेंगे। पूछा जाएगा त्वरण क्या है? परिभाषा में लिखा है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात सबसे पहले तो आप वेग परिवर्तन निकालिए, और परिवर्तन निकालना होता है तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहां पर वेग परिवर्तन बराबर
क्या करेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। अगर परिवर्तन निकालना है तो अंतिम में से प्रारंभिक को हम लोग घटा देंगे। तो चलिए निकालते हैं वेग परिवर्तन। कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग लिख दे रहा हूं, अंतिम वेग को किसे दिखाते हैं? v से, माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। तो वेग परिवर्तन कितना आ गया? v माइनस यू। और परिभाषा में क्या लिखा है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को, जब भी आपके सामने कहीं दर दिखाई पड़े आप तुरंत समझ जाइए दर का मतलब होता है जितना भी समय है उतने समय से भाग दे दिया जाए। तो क्या यहां पर प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग के बीच में कुछ समय नहीं लगा है? यस, उसी समय का मान कितना है? t। और हमको दर निकालना है। दर का मतलब जितना भी समय लगा है उससे भाग दे दीजिए। वेग परिवर्तन की दर है तो वेग परिवर्तन में समय से भाग देंगे, भाग दे दीजिए। तो त्वरण बराबर निकल के आ जाएगा वेग परिवर्तन v माइनस यू। दर निकालना है तो जितना समय लगा है उस समय से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। और त्वरण को हम लोग किससे दिखाते हैं? a से। तो a बराबर v माइनस यू अपान टी। यही से त्वरण पता चलता है a बराबर v माइनस यू अपान टी। अब हम लोग इस पर मान रख के देखें, मान रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मान लीजिए प्रारंभिक वेग है, इसको हम मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। u बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड। और मत भूलिए कि त्वरण लग रहा है। त्वरण का मतलब धक्का समझिए। अगर वेग की दिशा में है तो जाहिर सी बात है कि इसका वेग लगातार बढ़ेगा। तो इसी की दिशा में त्वरण लग रहा है, वेग की दिशा में, तो बढ़ते 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 वस्तु का वेग भी कितना हो गया? मान लीजिए v का मान 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड होने में कुछ तो समय लगा होगा ना। उस समय को हम लोग मान लेते हैं t बराबर 10 सेकेंड लगा, 10 सेकेंड। अब हम लोग को त्वरण निकालना है। त्वरण के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, a बराबर v माइनस यू अपान टी। इसी फॉर्मूले पर हम लोग रखते हैं। तो a बराबर v का मान कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस u का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, अपान ये तो अभी 30 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड घटा करके आप वेग परिवर्तन निकाल ले हैं। और त्वरण का तो मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर का मतलब वेग परिवर्तन में जो भी समय उस समय से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। समय 10 सेकेंड था, 10 से हम लोग क्या कर दिए? भाग दे दिए। जब हल करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड, वेग में से वेग घटा रहे हैं, क्या बचेगा? वेग ही बचेगा। मान लीजिए ये कपड़ा है, मान लीजिए ये कपड़ा है और इस कपड़े में से हम थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लेंगे तो क्या बचेगा? कपड़ा ही तो बचेगा ना। यहां पर वेग में से वेग को घटा लिए हैं तो वेग ही ना बचेगा, तो वेग ही बचेगा ना। यस, और वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड में से 10 मीटर पर सेकेंड घटाएंगे, आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। और अपान नीचे पहले से समय है 10 सेकेंड। तो अगर आप 20 में 10 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। यहां पर मात्रक से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मीटर ऊपर है तो मीटर अपान मीटर प्रति सेकेंड है, और पहले से 1 सेकेंड है नीचे, सेकेंड इंटू सेकेंड बराबर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहां पर उत्तर आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यस, तो त्वरण का मान हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण का मात्रक पता चल गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने त्वरण समझा कि त्वरण होता क्या है। तो त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन निकालेंगे हम लोग, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हटाएंगे, अर्थात अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, v माइनस u करेंगे, v माइनस u। ये तो वेग परिवर्तन निकला, हमको तो वेग परिवर्तन की दर चाहिए, तो वेग परिवर्तन में जो समय लगा है उस समय से भाग देंगे तो निकल जाएगा त्वरण a बराबर v माइनस u अपान t। त्वरण का मात्रक पता चल गया, मात्रक लिखेंगे हम लोग, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक हो गया। अब ये जो वैल्यू लिखा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, असली मजा तो अब आने वाला है। ये सब तो किताबों में आपको सीखने को मिल ही जाएगा, हमसे पढ़ने का फायदा। ए का मान आया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब आप समझ गए, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन का मतलब तो समझ ही गए कि वेग में परिवर्तन। दर का मतलब आप जो भी समय लिए हैं, जो भी समय लगा है उस समय से भाग दे देंगे, और आप पूरे समय से भाग देकर एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन का मान निकाले हैं। यहां पर ए का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वेग में 2 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन होगा हर एक सेकेंड में। जैसे यहां पर वेग का मान है 10 मीटर पर सेकेंड और त्वरण का मान है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगले 1 सेकेंड में इसके वेग में 2 के हिसाब से परिवर्तन होने वाला है। मत भूलिए कि ये जो त्वरण है वेग की दिशा में है तो उतना परिवर्तन बढ़ेगा। अगर 10 है, 2 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन होगा, बढ़ेगा तो 10 से क्या हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड। फिर 1 सेकंड बीतेगा, 2 सेकंड होगा, तब तक 12 से इसका क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड बीतेगा, 3 सेकंड टोटल बीत गया, तो 14 से 2 16 मीटर प्रति सेकंड। फिर 1 सेकंड बीतेगा, 4 सेकंड हो गया, तो 16 से 2 फिर बढ़ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। फिर 5 सेकंड हो जाएगा तो 18 और 2 20 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड हो जाएगा तो 22 मीटर पर सेकंड। 7 सेकंड तो 24, 8 सेकंड तो 26, 9 सेकंड तो 28, 10 सेकंड बाद वेग 30 मीटर पर सेकंड। तो वास्तव में त्वरण का मतलब होता है इसका मान जितना होता है, 2 है मतलब कि वेग में 2 का क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगर उसकी दिशा में लग रहा है तो उतने के हिसाब से बढ़ेगा, और अगर विपरीत दिशा में है तो उतने के हिसाब से घटेगा। जैसे अगर इसी त्वरण की दिशा उल्टा होती, इधर की तरफ वेग है और इधर की तरफ त्वरण होता 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, तो अभी भी परिवर्तन 2 का ही होगा, लेकिन इधर की तरफ वेग है और त्वरण का मतलब समझा चुके, धक्का समझिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का धक्का इधर की तरफ, तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड से 2 का परिवर्तन होगा। अब 2 का परिवर्तन लेकिन घट जाएगा तो 10 से क्या हो जाएगा, 8, फिर 1 सेकेंड बाद 6, फिर 1 सेकेंड बाद 4, फिर 1 सेकेंड बाद 2, 5 सेकेंड बीतते बीतते इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वास्तव में त्वरण का मतलब यही होता है कि एकांक समय में, इकाई समय में वेग में परिवर्तन कितना होगा। अगर ए का मान लिख दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप तुरंत समझ जाएंगे कि किसी वस्तु के वेग में हर 1 सेकेंड में 10 का परिवर्तन होगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है और जिधर वेग की दिशा है उधर ही ये त्वरण लगेगा, तो 1 सेकेंड बाद 10 से क्या हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले सेकेंड बाद 10 और बढ़ जाएगा 120, फिर 1 सेकेंड बाद और बढ़ जाएगा 130। कब, जब वेग की दिशा और त्वरण की दिशा एक समान होगी तो लगातार त्वरण के हिसाब से उतना वेग में परिवर्तन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा में होगी तो वही परिवर्तन घटता जाएगा। इस तरीके से त्वरण का मतलब होता है।
दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। सवाल दिया रहेगा आपसे, सवाल पूछेगा आपसे कि कोई वस्तु है और t बराबर 0 पर, मतलब जब से इसकी गति को हम लोगों ने देखना प्रारंभ किया उस समय इसका जो प्रारंभिक वेग है वह 20 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि ये सीधी रेखा में गति कर रही है और इसके ऊपर त्वरण लगा दिया गया वेग की ही दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। सवाल पूछेगा कितने सेकेंड बाद, मतलब समय कितना बीत जाएगा, तो इसका वेग हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इसका अंतिम वेग v बराबर 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कितने समय बाद? यार हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड है और इसके ऊपर त्वरण लग रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, इसी की दिशा में। यह कह रहा है कि हम हर एक सेकेंड में इसके वेग में 5 के हिसाब से इसकी दिशा में है तो वृद्धि करेंगे। तो जैसे ही t बराबर 1 सेकेंड होगा, t बराबर 1 सेकेंड, तो 5 का परिवर्तन होगा, बढ़ जाएगा 20 और 5 25, तभी तो परिवर्तन 5 का होगा ना। यस, अब इस वस्तु का जो वेग होगा वह हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बीत जाएगा तो फिर यह और परिवर्तन कर देगा 5 का, 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलने लगेगा। फिर 1 सेकेंड बीतेगा तो 5 का फिर परिवर्तन होगा, तो 30 और 5 35 का हो जाएगा, 35 मीटर पर सेकेंड। और फिर t बराबर 1 सेकेंड और बीतेगा तो 5 का और परिवर्तन हो जाएगा, तो 35 और 5 40 हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4 टोटल 4 सेकेंड बीतते बीतते इसका वेग 20 से 40 हो जाएगा। तो इसको शब्दों में सरल बना दीजिएगा कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है और उसकी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लग रहा है, तो कितने समय बाद वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऐसे सवाल को आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल कि कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड और उसके ऊपर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लगाया गया। तो बताइए कि वस्तु का कितने समय बाद समय कितना खर्च हो जाएगा, तो वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वह 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यार हम देख रहे हैं त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड इसके वेग में 4 का परिवर्तन होगा। भाई वेग परिवर्तन का दर का मतलब एकांक समय में वेग में परिवर्तन 4 का होगा, मतलब 1 सेकेंड में 4 का परिवर्तन होगा और वेग की दिशा में होगा तो उतना बढ़ जाएगा। तो 1 सेकेंड बाद 10 में 4 परिवर्तन हो जाएगा तो 4 बढ़ जाएगा, तो 10 और 4 14। t बराबर 1 सेकेंड बाद इसका हो जाएगा 14। t बराबर 2 सेकेंड बाद फिर से 14 और 4 18। 3 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 22। 4 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 26। 5 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 30। 6 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 34। 7 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 38। 8 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 42। 9 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 46। 10 सेकेंड बाद फिर 4 जोड़ दो 50 मीटर पर सेकेंड, अर्थात t बराबर 10 सेकेंड बीतते बीतते जो इसका अंतिम वेग v हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या ऐसे सवालों के लिए आप पेन चलाएंगे? नहीं, ऐसे सवालों के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कहे कि पेन ही चलाएं, तो इस सवाल को हम लोग इसी परिभाषा से हल कर देंगे। कैसे?
लिखा क्या है? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब होता है v माइनस यू। दर का मतलब जो भी समय लगा है उस समय से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, तो त्वरण आ जाता है। सवाल में त्वरण दे रखा है a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो a की जगह पर लिख देंगे 4। v का मान क्या दिया है? 50। u का मान क्या दिया है? 10 और अपान समय t। समय ही तो पूछा है ना, समय को यहां पर ले आ दीजिए, 4 को यहां पर ले आ दीजिए। 50 में से 10 घटाइए 40 और 4 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 10 सेकेंड। तो आप पेन चलाकर भी ऐसे कर सकते हैं और बिना पेन चलाए बस दिमाग का इस्तेमाल करके भी सवाल को हल कर सकते हैं। और यहीं से तो इसी परिभाषा से गति का पहला समीकरण सिद्ध होता है। a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। टी इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ए टी बराबर v माइनस यू। ये माइनस यू है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो v बचेगा अकेले, v बराबर u प्लस ए टी। और यही है गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण हमें इस त्वरण की परिभाषा से ही प्राप्त हो जाता है। और इसी समीकरण का इस्तेमाल करके अगर कोई 3 चीजें दिया रहे, जैसे प्रारंभिक वेग दिया जाए, त्वरण दे दिया जाए और समय दे दिया जाए, तो अंतिम वेग कितना होगा हम प्राप्त कर सकते हैं। 4 लोगों में से किसी भी 3 को देगा, एक को प्राप्त करना होगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार त्वरण का वास्तव में मतलब क्या होता है हम आपको समझाएं। अगले वीडियो में गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो कैसे प्राप्त होता है, उस पर कैसे सवाल बनते हैं, हम ये सिखाएंगे। तब तक के लिए वंस अगेन लव यू ऑल।